Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. The purpose of today's extra session, ऐसा नहीं है कि भाई सिलेबस के लिए हमें ये एक्स्ट्रा सेशन की जरूरत है, बट अभी भी मेरा पर्पस वही था कि जो एक बार हम समरी अगर रिफर कर लेते हैं एंड उसके बाद अगर वीडियो लेक्चर देखते हैं तो इट इज एडेड एडवांटेज। एम आई राइट? कि हाँ, पहले हमने ग्रेजुएटी का समरी समझ लिया, उसके बाद अगर ग्रेजुएटी के लेक्चर देखे समझ में आ गया, पेंशन देख लिया, लीव सैलरी देख लिया, तो उसके बाद वो लेक्चर समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो अब तक हाँ, एचआरए का कोई समरी जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज 3 कंडीशंस। एचआरए का आपने वीडियो लेक्चर देख लिया? नो ना? हाँ, तो वो आज देखोगे, डोंट वरी भाई, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हाँ सर, आधा देख लिया। आधा देख लिया, ओके। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बैक टू द समरी। लास्ट समरी हमने जो डिस्कस किया था वो था लीव सैलरी का, करेक्ट? Yes, sir. यस ओके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में। एक मिनट यार, ये मेरे को बीच में बहुत नड़ता है। कौन गिरा? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ गिव द टाइटल अलाउंसेस। ओके, अलाउंस का मतलब क्या हुआ? एनीवन? हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक डिस्कस तो वो किया ही था, तो भी कोई भी More than the Anyone? salary. क्या? किसी भी खर्च को पूरा करने के लिए मतलब हेल्प बेनिफिट्स मिलता है। ओके, स्टिल मिसिंग वन कीवर्ड जो It मुझे is a चाहिए। fixed amount. यस। अलाउंस का मतलब क्या हुआ? Fixed amount. मॉनेटरी बेनिफिट। कोई भी पर्सनल या तो ऑफिशियल पर एक्सपेंस के लिए अगर आपको अमाउंट दिया जाता है, यानी पहले तो ये मॉनेटरी बेनिफिट है, रुपीस कैश मिलता है आपको, एंड वो भी किस फिक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंसेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस। अब यहां पे जो है आप उसको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अलाउंसेस को आप 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहला है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा है यार ये लोग लेट आते हैं ना, बीच में नड़ते रहते हैं लिखने के अंदर। दूसरा है पार्टली टैक्सेबल, एंड तीसरा है फुल्ली एग्जाम्प्ट। ना आपके सिलेबस में अगर देखने जाओ तो 6 + 4 10 + 3 13 + 1 14 अलाउंसेस सिलेबस में है। बस सर आटला? हाँ, टोटल 14 अलाउंसेस सिलेबस के अंदर है, यानी कि आपको 14 को याद रखना है। एंड जो हमारे लिस्ट में नहीं है, जो अलाउंस हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है, वो सब कहां पे आते हैं?
फुल्ली टैक्सेबल। यानी कि एग्जाम में ऐसा कोई अलाउंस का आपने नाम सुना, पेट्रोल अलाउंस हमारे पैम्पलेट में नहीं है, मेडिकल अलाउंस हमारे पैम्पलेट में नहीं है, टिफिन अलाउंस हमारे पैम्पलेट के अंदर नहीं है, मोबाइल अलाउंस हमारे पैम्पलेट में नहीं है। जो नहीं है वो फुल्ली टैक्सेबल। जो अलाउंसेस, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बीकॉम स्टूडेंट से, प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो एग्जाम्प्टेड है, बट हाँ बीकॉम के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यानी बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो अलाउंसेस हमारे लिस्ट में नहीं है वो सब क्या हो जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल। वो सब क्या हो जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल। चलो एक कैटेगरी तो हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, क्योंकि ये जो थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है ना, वो हमें सिर्फ याद रखने हैं, ये सिर्फ हमें याद रखने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर कभी भी सम नहीं होगा, इसके ऊपर कभी भी सम नहीं होगा। तो पहला है अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये अगर आपको पैम्पलेट में अगर आपको चेक करना हो तो इट इज अवेलेबल ऑन अ पेज नंबर 12 and 13। आज क्या हो रहा है राइटिंग में? हाँ, यह जजेस है, अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। कहाँ बारिश गिरी? अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। सेकंड, allowance to government employee, allowance to government employee outside India, allowance to government employee outside India। एंड तीसरा है अलाउंस टू एम्प्लॉई ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आरुषि पढ़ले, अलाउंस टू एम्प्लॉई ऑफ यूनोनिया, हाँ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अलाउंसेस है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, मैंने वर्ड लिखा है अलाउंसेस, यानी कोई भी अलाउंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी अलाउंस हो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। ये क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। जिसमें से यहां पे आपके दो है, एक है हाउस रेंट अलाउंस, एंड दूसरा है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल बोलो या तो स्पेसिफाइड बोलो ना, हाँ स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, यहाँ पे है 10 सबसेक्शन 13A। क्लियर? अब एचआरए सेपरेट पॉइंट है, मैं आपको उसको अलग से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी कोई समरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट
ये जो स्पेशल अलाउंसेस है, ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल अलाउंसेस, उसको आप दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो कहां से करें, दो ग्रुप के लिए तो जगह भी नहीं है। करो 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 भाई, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखने वाले फुल्ली टैक्सेबल के अंदर, यानी यहाँ पे दो पार्ट ऑफ कर देंगे। यानी फर्स्ट में लिखना, एक मिनट, expense required यहाँ पे no need of expense, what it means कि ये जो हमारी कैटेगरी है ना, यहाँ पे ये हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है, या मैं पहले इस तरह से बोल सकता हूँ कि ये कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी बी है, ये कैटेगरी सी है, और ये कैटेगरी हमारी डी है। ए बी सी डी। आपका हेडेक ना ए है ना डी है। ए हमें याद रखना ही नहीं है। क्यों? जो हमारे लिस्ट में नहीं है, जो हमारे लिस्ट में नहीं है वो सब टैक्सेबल, जो हमारे लिस्ट में नहीं है वो सब टैक्सेबल। ये हमें याद रखना है सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू या तो जो 2.5 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना एंड सेमेस्टर में, ये सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये अगर कोई 12 या 15 मार्क के सैलरी के एग्जाम्पल के लिए जाता है, 12 या 15 मार्क के सैलरी के एग्जाम्पल के लिए जाता है, तो ये हमेशा होगा होगा एंड होगा ही। ठीक है, ओके। यहां पे ये बी कैटेगरी के अंदर 6 अलाउंसेस है, बी कैटेगरी के अंदर 6 अलाउंसेस है। कौन कौन से? पहला, ट्रैवलिंग या तो ट्रांसफर अलाउंस, ट्रैवलिंग या ट्रांसफर। दूसरा जो है वो है कन्वेयंस, पेज नंबर 12 एंड 13 पे ये लिस्ट है ही, कन्वेयंस। तीसरा है डेली, चौथा है हेल्पर, पांचवा है रिसर्च, एंड लास्ट है यूनिफॉर्म। लिखा ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। ओके, ये अलाउंस का पर्पस क्या है? वेरी ब्रीफ,
सिर्फ 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो है ट्रैवलिंग या ट्रांसफर अलाउंस, यानी अगेन ये एप्लीकेबल होता है या तो बंदा जो मार्केटिंग सेल्स की जॉब के अंदर है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस, ये सारे ऑफिशियल अलाउंस है, यानी कि आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिटीज के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या तो एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया है, एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया है, तो अपने सामान को या अपनी फैमिली को शिफ्ट करने के लिए अगर एम्प्लॉयर कोई पैसा देता है, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट में होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुआ ना, आपको फिक्स 5,000, 10,000, 15,000, और 15,000 में खुद की गाड़ी में जाओ, ट्रक में जाओ, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, इरिस्पेक्टिव आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर? दूसरा है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी इट्स वन काइंड ऑफ ट्रैवलिंग ही है, बट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये दो का बीच का डिफरेंस क्या है कि व्हेन वी यूज द वर्ड ट्रांसफर और ट्रैवलिंग, इट्स बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज, इट्स बिटवीन टू डिफरेंट सिटीज, बट व्हेन वी यूज द वर्ड कन्वेंस, व्हेन वी यूज द वर्ड कन्वेंस, यानी कि वो होता है लोकल ट्रांसपोर्टेशन। अलकापुरी से सिटी में गए, स्टेशन गए, वाघोड़िया गए, मांजलपुर गए, सुभानपुरा, हाँ, तो ये जो ट्रैवलिंग होता है उसके लिए भी खर्चा होता है, एंड उसके लिए अगर कोई अलाउंस मिलता है तो उसे कहते हैं कन्वेयंस, उसे हम कहते हैं कन्वेयंस। ओके, डेली अलाउंस है। डेली अलाउंस का पर्पस क्या होता है? अगेन, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अगर आपने नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, यानी कि जहां पे आपका ऑफिस है, फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनका पूछना कि भाई आपका वर्किंग एरिया क्या है? भाई हमारा वर्किंग एरिया है साउथ गुजरात, हमें काम करना है साउथ गुजरात के अंदर, सेंट्रल गुजरात के अंदर, नॉर्थ गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, पर काम करना है साउथ गुजरात के अंदर, बट हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे? बड़ौदा। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे? सूरत। हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे? वलसाड़ या तो वापी। यानी आप बड़ौदा में हो, आप बड़ौदा में हो, नॉर्मली आपका रिपोर्टिंग होता है बड़ौदा, बट आपको बड़ौदा से लेके वापी वलसाड़ तक काम करना है। तो जिस दिन आप बड़ौदा में हो तब तो आपका खाना पीना, चाय नाश्ता घर से हो जाएगा या तो ऑफिस में हो जाएगा, बट मान लो अगर आप ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, अगर आप ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भरूच गए, सूरत गए, वलसाड़ गए, वापी गए ऑफिशियल ड्यूटी पे, तो वहां पे से बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, वहां पे से बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे कि जो अगर आप नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पे होते, अगर आप नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पे होते तो वो सारे एक्सपेंस करने की जरूरत ना पड़ती, वो सारे एक्सपेंस करने की जरूरत ना पड़ती। तो ये जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसे कहते हैं डेली अलाउंस। तो दिन का 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5,000, 15,000, डिपेंड्स आप कौन से जॉब पे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका सैलरी क्या है। तो इसे कहते हैं डेली अलाउंस, इसे कहते हैं, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अगर कोई डाउट क्वेरी हो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये हुआ डेली अलाउंस। दूसरा हमारा होता है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस का नेचर क्या होता है कि आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्पर की, असिस्टेंट की जरूरत पड़े, आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्पर की या तो असिस्टेंट की जरूरत पड़े, एंड एम्प्लॉयर आपको हेल्पर या असिस्टेंट नहीं देता, आपको अमाउंट दे देता है। उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की साइट है, कंस्ट्रक्शन की साइड पे देखना जो सुपरवाइजर होता है या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, अब आपने कोई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई कंपनी को दिया है, कॉर्पोरेट को दिया है, तो बिल्डर क्या करता है? बिल्डर वहां पे डेली खड़ा नहीं रहता, वो सुपरवाइजर को या तो कॉन्ट्रैक्टर को, सर आज स्लैब का काम है, ओके स्लैब के लिए हमें क्या चाहिए? भाई लेबर चाहिए, कितने? वो तुम जानो। जो बिल्डर होगा क्या बोलेगा? ये ले 50,000 रुपए, अब ये स्लैब के अंदर तू काम कर, तेरी फैमिली काम करे, या तू 10 लोगों को लगा या 15 लोगों को कमा,
ये ले 50,000 रुपये, 50,000 रुपये के अंदर तुझे स्लैब का काम कर देना है, ये 25,000 के अंदर तुझे प्लास्टर करवा लेना है, ये लाख रुपए के अंदर तुझे बिल्डिंग का पेंट करवा देना है। यानी वो काम खुद नहीं करेगा, उसको वो काम करने के लिए हेल्पर की रिक्वायरमेंट होगी। बट एम्प्लॉयर क्या करेगा, हेल्पर नहीं देगा, हेल्पर के बदले में क्या दे देगा, पैसे दे देगा। तो इसे कहते हैं हेल्पर अलाउंस। रिसर्च जो फार्मास्यूटिकल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कि जहां पे रिसर्च का स्कोप है, जहां पे आप नए नए इनोवेशन कर सकते हो, तो वहां पे आपको रिसर्च करने के लिए भी अगर एम्प्लॉयर अमाउंट प्रोवाइड करता है तो वो होता है रिसर्च अलाउंस। केशा मुकने मोबाइल। हाँ, यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस कब होता है? यूनिफॉर्म अलाउंस दो चीज वहां पे ध्यान में रखनी। एक, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी हो एंड आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिले। जैसे कि देखना, जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, वहां पे एम्प्लॉय का एक यूनिफॉर्म होता है। आईसीआईसीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, या कोई भी प्राइवेट बैंक वगैरह आप ले लो। बट वो यूनिफॉर्म है ना, स्टाफ पहनता है, मैनेजर नहीं पहनता। मैनेजर के लिए, हाँ, अगर आप पुलिस के अंदर भी जाओ तो एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि जहां पे यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, बट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां पे यूनिफॉर्म पहनो या ना पहनो, इट्स ओके, वो आपको परमिसिबल है। तो एग्जाम्पशन कब मिलता है? जब आपको यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी हो तब, एंड अगर आपको अलाउंस मिला तो। आपको अब तक मैंने जो भी डिस्कस किया ना अलाउंस के मीनिंग, वो आपको मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? नेम ऑफ द अलाउंसेस। आपको याद क्या रखना है? नेम ऑफ द अलाउंसेस। तो यहां पे इन ऑल दीज 6 अलाउंसेस, कौन सा? ट्रैवलिंग या ट्रांसफर, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। इस सबके लिए कॉमन कंडीशन, ये सबके लिए कॉमन कंडीशन नीचे लिख लेना। whichever is less, whichever is less। पहला, as usual, actual amount received, actual amount received। हैंड राइटिंग में मत जाओ, भावनाओं को समझो। हाँ, एंड दूसरा, एक्चुअल एक्सपेंस। आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? सेक्शन 10, ये रहा, देखो, ये मैं जो बात कर रहा हूं एग्जाम्पशन की, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंस, whichever is less, whichever is less। जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, भाई ट्रैवलिंग अलाउंस या तो ट्रांसफर अलाउंस, आपको मिला कितना? ठीक है, 50,000। आपने खर्चा कितना किया? 30,000। तो 50 माइनस 30, 20,000 टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस, आपको मिला कितना? 10,000। आपने खर्चा कितना किया? 8,000, 2,000 इज टैक्सेबल। डेली अलाउंस, आपको मिला कितना? 5,000। आपने एक्सपेंस कितना किया? 5,000। कितना टैक्सेबल? 0 टैक्सेबल। बट रीमा, रिसर्च अलाउंस, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, रिसर्च अलाउंस आपने, एम्प्लॉयर आपको देता है 25,000। रिसर्च अलाउंस एम्प्लॉयर आपको देता है 25,000, बट आपने एक्सपेंस किया 30,000। हाँ, कितना एग्जाम्पशन, कितना टैक्सेबल? जो एक्सपेंस हुआ उतना। 25,000 आपको अलाउंस मिला एंड आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया 30,000, तो टैक्सेबल 25,000। अमाउंट, टैक्सेबल कितना? 25,000। वेरी गुड। दीप, टैक्सेबल कितना?
आवाज कट रही है। तो सर क्वेश्चन हाँ। सर रिपीट करो सर पांचवे को। हाँ, रिसर्च अलाउंस आपको मिला है 25,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 30,000, 30,000। तो अमाउंट टैक्सेबल इज इक्वल टू टैक्सेबल नील आवे सर, नील आवे के नितिन आवे? नील कहाँ गई रीमा? नील। हाँ सर, केविटे नील। हाँ, मैंने क्या बताया? अमाउंट रिसीव्ड कितना? 30,000। 25,000 बोला मैंने। ओके, एक्सपेंस 30,000। हाँ, तो उसमें से लेस एग्जम्पशन अंडर ओके, सेक्शन। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए। हाँ हाँ, तो विच एवर इज लेस, पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड किया है 25 एंड सेकंड कंडीशन क्या है हमारा? एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना किया? 30,000। तो विच एवर इज लेस, 25। तो माइनस कितना करेंगे? 25,000। 25। तो टैक्सेबल कितना? नील। पता चला? हाँ सर। हाँ, जिससे टाइम पास करे तो उनको भी सिखा देना। ठीक है, और ये वर्किंग एप्लीकेबल इन ऑल द 6 अलाउंसेस, यानी ये सबका अलग अलग नहीं ले रहा है। 6 के 6 अलाउंस के अंदर फॉर्मेट रिमेन सेम, रिसीव्ड माइनस एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन की कंडीशन क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंस। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंस दोनों में से जो कम होगा वो माइनस करो, दोनों में से जो कम होगा वो माइनस करो। क्लियर? सर Yes, sir. किसी का सिर्फ सर आया, यानी उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन मार्क सुनाई दिया। किसी को कोई डाउट? नो, चलो ओके। तो ये फर्स्ट कैटेगरी, यानी 6 के 6 अलाउंस के लिए, 6 के 6 अलाउंस के लिए हमें याद क्या रखना है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लेस। क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूं कैटेगरी सी की। कैटेगरी सी के अंदर, कैटेगरी सी के अंदर 4 अलाउंस है। कैटेगरी सी के अंदर 4 अलाउंस है। तो पहला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब है ना, हर एक के अंदर भी वापस लिखता नहीं हूं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये अब आपको पता ही है। एक कंडीशन तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है ही है, क्योंकि वो लिखने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यानी दैट इज बाय डिफॉल्ट, कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी? मैक्सिमम लिमिट तो नीचे लिख देना, मैक्सिमम इज इक्वल टू 100 पर मंथ, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हम दो हमारे दो, हाँ वो वाला फंडा। हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। जैसे कि कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देगा दूं कि आपको अलाउंस मिला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपने एक बच्चे के लिए रिसीव कितना किया है? 5,000 पर एनम, 5,000 पर एनम। तो एम्प्लॉय ने आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 5,000 दिया है, तो उसमें से लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10,
सब सेक्शन 14 कितना होगा, वही विच एवर इज लेस। पहला तो क्या होगा, एक्चुअल रिसीव, तो एक्चुअल रिसीव कितना 5000। दूसरी लिमिट कितनी बताई मैंने, 100 पर मंथ, तो 100 पर मंथ यानी पूरे साल के 12 महीने। कितने बच्चे हैं मैंने बताया, सिंगल चाइल्ड, तो विच एवर इज लेस 1200। तो टैक्सेबल कितना होगा, ओ ये सब मत लिखना, ये सब वीडियो लेक्चर में आ जाएगा, ये सब मैं एक्सप्लेन करने के लिए भाई ये किस तरह से लिमिट अप्लाई करनी है। पता चला मैक्सिमम लिमिट कितनी है 100 पर मंथ। अब मान लो सर ये एक नहीं 2 बच्चे हो तो इंटू 2, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 5000 और 2400, 5000 और 2400 विच एवर इज लेस 2400, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2600। बट सर एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं, एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के लिए 5000 मिला। एग्जाम्पशन लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रन ओनली। पता चला, पर सर कौन से दो, पहला और दूसरा, दूसरा या तीसरा, या पहला या तीसरा? ओ सर આવું બધું બી જોવાનું પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં, એક્ઝામમાં નહીં। जो बच्चे का ज्यादा अमाउंट हो उसमें से हम एग्जाम्पशन लेंगे, जिसका सबसे कम एजुकेशन अलाउंस हो यानी कि जिसका सबसे कम होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे। बट वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में, यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इतना 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। क्लियर? चलो दूसरा, ये सी कैटेगरी में दूसरा, हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस। हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस, तो यहां पे मैक्सिमम लिमिट कितनी 300 पर मंथ पर चाइल्ड, बट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 300 पर मंथ यही था, यहाँ पे 100 पर मंथ पर चाइल्ड था ना, इसकी जगह पे 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। अब मुझे आई डोंट थिंक सो कि वो वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो मान लो वो 5000, अभी मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, वो 5 एजुकेशन नहीं, वो 5000 था हमारा हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस। तो अमाउंट रिसीव्ड कितना आएगा 5000, अमाउंट रिसीव्ड कितना आएगा 5000। मान लो एक ही बच्चे के लिए मिला है, तो सेकंड कंडीशन में क्या आएगा 300 इंटू 12 इंटू 1, 300 इंटू 12 इंटू 1 कितना होगा 3600। तो 5000 माइनस 3600, 5000 माइनस 3600, बाकी का कितना 1400 टैक्सेबल, 1400 टैक्सेबल। बट मान लो ये 5000 2 बच्चों का होता, तो 300 इंटू 12 इंटू 2, 300 इंटू 12 इंटू 2 अमाउंट हो जाएगा 7200। तो 5000 और 7200 विच एवर इज लेस 5000, यानी रिसीव्ड कितना 5000, एग्जाम कितना 5000, तो टैक्सेबल कितना 0 नील। पता चल गया? सिंपल लिमिट याद रखनी है सर, वही तो याद नहीं होता। हाँ ओके नेक्स्ट, थर्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
देखो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड 3 आए, एक पहला ये ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर। ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी, कब, या तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए या तो ट्रांसफर के केस में। तो ये था ट्रैवलिंग और ट्रांसफर। फिर दूसरा आया कन्वेंस, ये भी ट्रांसपोर्ट का ही है, बट कन्वेंस का मतलब क्या हुआ, कन्वेंस का मतलब क्या हुआ, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई अलकापुरी स्टेशन, वाघोड़िया, मांजलपुर, मकरपुरा एंड सो ऑन, सिटी में जो आप घूमे वो। अब वो वापस आया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये किसके लिए पता है, घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर के लिए। सर उसके लिए भी अलाउंस, हाँ एम्प्लॉयर देती है कि ये ले पैसे 5,000 रुपए, तू रोज घर से ऑफिस आना और ऑफिस से वापस घर जाना, उसके खर्चे का भी अमाउंट देती है। तो यहां पे मैक्सिमम लिमिट वो है 3200 पर मंथ, 3200 पर मंथ फॉर handicap only, 3200 per month for physical handicap only। पहले ये नॉर्मल को भी मिलता था, लास्ट ईयर का अगर आप पैम्पलेट होगा लास्ट ईयर, तो ऐसा था कि नॉर्मल पब्लिक के लिए यानी कि जो हैंडीकैप नहीं है उसके लिए था 1600 पर मंथ, और हैंडीकैप के लिए होता था 3200 पर मंथ। बट अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ एंड सिर्फ हैंडीकैप के लिए, यानी अगर एग्जाम्पल में लिखा है कि वो हैंडीकैप है, एग्जाम्पल में वो लिखा है कि अगर वो हैंडीकैप है तो ये कंडीशन अप्लाई करने की, अदरवाइज नॉट। एजम्पशन नहीं कर लेने का, as no information is available, we assume that he or she is a handicap. तो ખબર પડે જ? हाँ सर। સર આવાનું ફરી એક્સપ્લેન કરો ને। કયું ટ્રાન્સપોર્ટ અલાઉન્સ? હા ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मान ले अभी 5,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला तुझे एंड मुझे, एम्प्लॉयर हमें 5,000 पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है, किस लिए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए। तो पूरे साल में हमने रिसीव कितना किया, पूरे साल में हमने रिसीव कितना किया, ठीक है 5,000 इंटू 12 60,000 रिसीव किया, 60,000 रिसीव किया। क्या हम दोनों में से कोई हैंडीकैप है? नहीं है, हम दोनों में से कोई हैंडीकैप नहीं है, तो पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल, पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल। बट मान ले कि अगर हम दोनों में से कोई एक, सर मैं क्यों मानू, आप मान लो, हाँ चलो फॉर एग्जांपल मैं अगर हैंडीकैप हूं, मैं अगर हैंडीकैप, और फिजिकल हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, हाथ पांव नहीं है वो, टोटली या पार्शियली ब्लाइंड, हाँ वो भी हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको अगर ये मिलता है तो मिला कितना, 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000, 5,000 इंटू 12 60,000 माइनस 3,200 इंटू 12, 3,200 इंटू 12 कितना होगा, 38400। हाँ तो 60,000 माइनस 38400, दैट इज, हाँ बाकी का जो बचा वो टैक्सेबल, बाकी का जो बचा वो टैक्सेबल। खबर पड़ी? यस सर। गुड। अब ये ही कैटेगरी में सी कैटेगरी के अंदर फोर्थ, मेरे पास जगह नहीं है मैं पीछे लिख रहा हूं, तो सर हमारे पास कौन सी जगह है, तो ये बाद में फेयर लिख लेना, सी कैटेगरी के अंदर फोर्थ, allowance to
ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय સર હવે આ ટ્રાન્સપોર્ટ આવ્યું ને તો સર ભણવાનું છોડી દઈશું. अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है, ये अलाउंस किसको मिल रहा है? अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. आप रोड ट्रांसपोर्ट में हो, आप रेल ट्रांसपोर्ट में हो, आप एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो. एंड अगर आपको ये अलाउंस मिलता है, एंड अगर आपको ये अलाउंस मिलता है तो एग्जाम्पशन इज इक्वल टू, हाँ यहां पे दो कंडीशन, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस. पहला 70% ऑफ अलाउंस, 70% ऑफ अलाउंस. हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, पहली कंडीशन क्या आती है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव. यहां पे एक्चुअल नहीं, एक्चुअल का 70% ओनली. एंड दूसरा है 10,000 पर मंथ, दूसरा है 10,000 पर मंथ. સર हाँ સર પહેલા ત્રણમાં તો એક્ચ્યુઅલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ આવશે ને પછી आवશે જ આવશે જ આવશે. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड पहले तीन में तो थी बाय डिफॉल्ट, पहले तीनों में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय डिफॉल्ट. और पहले नहीं, जहां जहां पे भी एग्जाम्पशन आए, जहां जहां पे भी वर्ड एग्जाम्पशन आए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होता ही है. सिर्फ ये एक अलाउंस ऐसा है कि जहां पे एक्चुअल नहीं, एक्चुअल का सिर्फ 70%. यानी पहली कंडीशन क्या आएगी? 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस. क्लियर हुआ? हाँ सर. अब देखो वापस प्रीवियस पेज पे. अब यहाँ पे दो थे, एक था एचआरए एंड दूसरा था स्पेशल अलाउंस. तो ये जो चार थे ना, 1 2 3 एंड ये पीछे वाला 4, ये आते थे इसके अंदर, अंडर द टाइटल ऑफ स्पेशल अलाउंस. यानी ये 6 प्लस ये 4, 10 के लिए सेक्शन कौन सा रहेगा? सेक्शन 10 सब सेक्शन 14. सबके लिए सेक्शन क्या आएगा? सेक्शन 10 सब सेक्शन 14. अब बारी एचआरए की, इसको आप अलग से लिख लेना, या अगर यही कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि एक्सपेंस एंड नो एक्सपेंस, वो ये अलग स्पेशल कैटेगरी है. तो इसको आप ये चार्ट के अंदर इंक्लूड मत करना, एक अलग से ही टाइटल दे दो, हाउस रेंट अलाउंस. अगेन वापस में एक रिमाइंडर दे दूं, आज का लेक्चर का पर्पस कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं था. ये सारी चीजें ऑलरेडी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर्ड हो गई है, बट आई वांट टू जस्ट डिस्कस दिस समरी. कि एक लेक्चर पहले अगर आपके पास समरी होगी, यानी लेक्चर देखने से पहले आपके पास सारे लेक्चर के टाइटल है ही कि कौन सा लेक्चर है, आज अलाउंसेस है, आज परक्विजिट है, तो वो लेक्चर देखने से पहले एक बार आप समरी रेफर कर लेना. समरी रेफर कर लोगे तो लेक्चर समझने में आसानी हो जाएगी. और डे बिफोर एग्जामिनेशन, डे बिफोर एग्जामिनेशन सिर्फ समरी देख के जाना है, कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने नहीं बैठने का. क्लियर? ओके. तो चलो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर, हाउस रेंट अलाउंस जो नाम है वही उसका नेचर है. पर्पस क्या है? हाउस रेंट. यानी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए अगर मकान ना दे, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान ना दे, तो उसके बदले में क्या देगा? हाउस रेंट अलाउंस. तो हाउस रेंट अलाउंस अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो ये अलग से ही लिखना है. वो हमारा चार्ट खत्म, चार्ट खत्म होने के बाद अलग से टाइटल देना, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A. 3 कंडीशन, विच एवर इज लेस. पहला
हाँ सर, आ कंडीशन तो कंफर्म आवड़શે. Actual amount received, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. एंड तीसरा 40% ऑफ सैलरी. तीसरा, बट यहां पे एक एक्सेप्शन, यानी यहां पे इस तरह से एस्ट्रिक करना और एस्ट्रिक करके नीचे लिखना कि 50% in case of 4 metro city, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. यानी अगर एम्प्लॉय मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड हु इज वर्क इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगर ये 4 सिटी में काम करता है तो थर्ड कंडीशन आएगी 50% ऑफ सैलरी. एंड ये 4 के अलावा और कोई भी इंडिया की सिटी हो तो आएगा 40% ऑफ सैलरी. क्लियर? ओके. बट देखो यहाँ पे वर्ड क्या आया? सैलरी. यहाँ पे वर्ड क्या आया? सैलरी. ये 50% भी क्या? सैलरी. व्हाट यू मीन बाय टर्म सैलरी? यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन. तो वही हम जो लीव सैलरी एंड ग्रेजुएटी में जो डिस्कस किया था ना, वही फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर. Basic, DA forming part and fixed percentage of commission on sales or turnover. But हाँ जी सर, बाकी हाँ मेन वस्तु बाकी. अगर आपको HRA का एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो, अगर आपको HRA का एग्जाम्पल सॉल्व करना हो तो यू नीड 4 आइटम्स. हमेशा ये 4 आइटम पहले सम में से फाइंड आउट करना. कौन सी 4 आइटम? HRA, रेंट, सैलरी एंड प्लेस. HRA, रेंट, सैलरी एंड प्लेस. अगर ये 4 चीजें एग्जाम्पल में अवेलेबल हो, अगर ये 4 चीज एग्जाम्पल में अवेलेबल हो तो ही HRA का वर्किंग होगा, अदरवाइज नॉट. एंड most important, whenever there is a change in one of these item, अगर 4 में से, जैसे हमने नहीं एक सम सॉल्व किया था, पहले 6 महीने का बेसिक अलग था, बाकी 6 महीने का बेसिक अलग. पहले था 20,000 पर मंथ, उसके बाद हो गया 25,000 पर मंथ. गुड मॉर्निंग. हाँ, तो 20 एंड 25,000, यानी कि भाई बेसिक 6 महीने के बाद चेंज हो गया. Whenever there is a change in one of the 4 items, you have to make separate working. यानी कि मान लो 6 महीने का सैलरी अलग, 6 महीने का सैलरी अलग, तो आपको एक वर्किंग नहीं करना है, 6 महीने के 2 वर्किंग करने हैं. ओके. पहले 3 महीने का HRA अलग, बाद के 9 मंथ का HRA अलग, तो 3 मंथ एंड 9 मंथ अलग वर्किंग करना है.
4 महीने आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में थे एंड बाकी के 8 महीने और कोई सिटी में थे, आपको 4 मंथ 8 मंथ अलग अलग वर्किंग करना है। एग्जाम में आपको 2 से ज्यादा वर्किंग नहीं आएंगे। रेंट आप 3 महीने आप अपने पापा के साथ रहे थे, आपके कोई रिलेटिव के घर में रहे थे, और 9 मंथ आप रेंट के मकान में रहे थे। ये चारों चीजों का कॉमन होना जरूरी है। यू हैव टू फाइंड आउट अ कॉमन पीरियड, जिसके अंदर एचआर है, रेंट, सैलरी एंड प्लेस, ये चारों के चारों चीज कॉमन हो, ये चारों की चारों चीज कॉमन हो। एंड अगर कॉमन ना हो, सेपरेट वर्किंग। पता चला? અહીં તો બધું ખબર પડે જ છે ને સર, પ્રોબ્લેમ પછી આવે। ક્લિયર? ચલો, તો લાસ્ટ સમરી સર, હજી બાકી જ ને, લાસ્ટ સમરી ઓફ ધ ચેપ્ટર। पेशा उठी जा बेटा। हाँ, तो लास्ट समरी, उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है ना, वो है परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? फैसिलिटी प्रोवाइड करे थे। यस, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट या तो फैसिलिटी, यानी कि अलाउंस। अलाउंस का मतलब हुआ मॉनेटरी बेनिफिट, जबकि परक्विजिट का मतलब क्या हुआ? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। परक्विजिट का मतलब क्या हुआ? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ओके, उसका भी एक चार्ट बना ले। यस और नो? चाहिए कि नहीं समरी याद रखने के लिए? तो थकी हुई शक्ल मत बनाओ। हाँ दे दो, मतलब और क्या। हाँ, और क्या, लेने के लिए तुम बैठे ही है। चलो समरी। तो यस, तो गिव द टाइटल। सेंटर ऑफ द पेज के अंदर रेंट फ्री ऑन, बे यार क्या हो रहा है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, rent free unfurnished house। what it means, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को रहने के लिए मकान देता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को रहने के लिए मकान देता है विदाउट फर्नीचर, एंड वो भी कौन सा? रेंट फ्री। वो भी कौन सा? रेंट फ्री। तो कितना टैक्सेबल होगा, तो कितना वैल्यू टैक्सेबल होगा? ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ एकोमोडेशन, फॉर द पर्पस ऑफ हाउस हो, एकोमोडेशन हो, फ्लैट हो, एटसेट्रा, इसके ये अगर आपको पैम्पलेट में अगर देखना हो तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 14 एंड 15, वहां पे ये है। तो एम्प्लॉय को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे, एम्प्लॉय को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और अदर, गवर्नमेंट और अदर। तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, योर आंसर इज इक्वल टू, यानी कि रेंट फ्री का यहां पे लिखा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, यानी यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ना, वो टैक्सेबल के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पशन के बारे में नहीं। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, वो टैक्सेबल अमाउंट आएगा, एग्जाम्पशन नहीं।
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आपका आंसर होगा लाइसेंस फी। लाइसेंस फीस। ये लाइसेंस फी क्या होता है? इट्स वन काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट वैल्यूएशन, यानी आपको जो मकान दिया गया ना, तो उसका वैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है एंड ये अमाउंट आपको डायरेक्टली सम के अंदर दे दिया जाता है, यानी नो वर्किंग इज रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आंसर क्या हो जाएगा? लाइसेंस फीस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आंसर क्या हो जाएगा? लाइसेंस फीस। ओके, अब मान लो गवर्नमेंट नहीं, अदर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय है, तो अदर एम्प्लॉय के केस के अंदर, अदर एम्प्लॉय के दो पार्ट, अदर एम्प्लॉय के दो पार्ट। एक, जो मकान है ना वो है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए जो मकान दिया वो उसके खुद का है। जैसे कि एलेम्बिक कॉलोनी, वो एलेम्बिक कंपनी इज द ओनर ऑफ द रिफाइनरी, रिलायंस की टाउनशिप, कौन है? ये भगवान। हाँ, ओन बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि अगर मकान खुद का हो तो, मकान एम्प्लॉयर के खुद का हो तो। एंड दूसरा होता है, यहाँ पे होता है हायर बाय द एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉयर ने खुद वो मकान रेंट पे लिया, एम्प्लॉयर ने खुद वो मकान रेंट पे लिया एंड फिर वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए भाड़े पे दिया। ओके, तो अब यहां पे अगर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, value of rent free unfurnished house in case of non government employee, in case of non government employee, and if the accommodation is owned by the employer, if the accommodation is owned by the employer, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है इसी के नीचे, यानी मैं लिख रहा हूं थोड़े यहां से, बट ये आता है इसके नीचे। तो फर्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, आपको चेक क्या करना है? पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अगर पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी अगर 10 लाख से कम है, मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मकान जो दिया, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए जो मकान दिया वो छोटे से सिटी में दिया जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। सर हमें सिटी का पॉपुलेशन कैसे पता होगा? वो आपको सम के अंदर दे दिया जाएगा। तो अगर मान लो कि सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, आंसर आएगा 7.5% ऑफ सैलरी। आंसर आएगा 7.5% ऑफ सैलरी। कब? अगर सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो, सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो। बट मान लो पॉपुलेशन बिटवीन 10 to 25 lakhs, सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा बट 25 लाख से कम, तो आंसर आएगा
10% ऑफ सैलरी। आंसर आएगा 10% ऑफ सैलरी। एंड अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो आंसर आएगा 15% ऑफ सैलरी। 10 लाख से कम हो तो 7.5, 10 से 25 के बीच में हो तो 10 एंड 25 से ज्यादा हो तो 15। इसका मतलब दिस और दिस और दिस, यानी आंसर 3 में से कोई एक होगा। आंसर आपका 3 में से कोई एक होगा। बट ये तो कब, अगर एकोमोडेशन ओन बाय द एम्प्लॉयर हो तो, यानी एम्प्लॉयर ने जो मकान अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, एम्प्लॉयर ने जो मकान अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का है तो ये ऑप्शन। बट मान लो एम्प्लॉयर खुद वो रेंट पे लेता है एंड अपने, जैसे कि L&T है, वाघोड़िया रोड के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स या बंगलोज वगैरह L&T कंपनी ने खुद ने रेंट पे ले रखे एंड वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए देती है। तो इफ द एम्प्लॉयर इज हायर बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि वो मकान एम्प्लॉयर के खुद का नहीं है, तो इन दैट केस यहां पे आंसर होगा whichever is less, whichever is less। एक्चुअल लीज रेंट और दूसरा 15% ऑफ सैलरी। हाँ, वहां पे सिटी का पॉपुलेशन नहीं देखना है। अगर एम्प्लॉयर खुद रेंट पे मकान लेके अगर एम्प्लॉय को रहने के लिए देता है, खुद रेंट पे लेके एम्प्लॉय को अगर रहने के लिए देता है, तो एम्प्लॉयर जितना रेंट बेयर कर रहा है वो, एम्प्लॉयर जितना भी रेंट बेयर कर रहा है वो, यानी अमाउंट ऑफ रेंट और 15% ऑफ सैलरी, whichever is less, whichever is less। बट ये तो क्या हुआ, मकान खुद का हो या तो मकान रेंट पे हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है शैली? સર એમ્પ્લોયે પોતાનાથી લીધું હોય તો પછી આવે જ નહીં ને, તો આ રેન્ટ फ्री तो हाउस એવું થોડું કહેવાય કે એમ્પ્લોયરે પ્રોવાइड કર્યું। अगर एम्प्लॉय का खुद का मकान है, एम्प्लॉय का खुद का मकान है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट आएगा, हाउस रेंट अलाउंस। तो एम्प्लॉयर उसको हाउस रेंट अलाउंस देगा। एंड एम्प्लॉय के पास अगर खुद का मकान नहीं है तो या तो वो HRA देगा या तो वो रहने के लिए घर देगा। बट ये दोनों झंझट की जगह पे कई बार क्या होता है, इसी के नीचे, यानी ये पार्टीशन खत्म हो गया, गवर्नमेंट, अदर एंड दिस। क्लियर? अब आता है पॉइंट, यही है वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, बट नॉट फॉर गवर्नमेंट एंड अदर, इट इज फॉर कॉमन। अब बारी आती है होटल एकोमोडेशन। ક્યાંય મકાન લઈને ભાડે આપવાનું કે ભાઈ તું આ રોકા જા। एंड बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस है कि जिनका होटल के अंदर परमानेंट बुकिंग होता है, पूरे साल तक, पूरे साल भर उन्होंने 2 या 3 कमरे होटल के अंदर बुक किए होते या मोर देन दैट। तो वहां पे यानी कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान देता है, कहां पे, होटल के अंदर, एंड वो भी कैसा, हाँ ये हमारा मेन टाइटल है, रेंट फ्री। सर वहां पे फर्नीचर ना, वहां पे फर्नीचर वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो सर होटल विथ फर्नीचर और विदाउट फर्नीचर ना, होटल इज होटल, પછી एक गेस्ट हाउस हो, धर्मशाला हो कि પછી होटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा
whichever is less, actual hotel charges, or 24% of salary. %24 of salary. ओके, अब ना देखो यहाँ पे हमने लिखा 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी. तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सैलरी? सैलरी का मीनिंग तो यहाँ पे अब ये कॉमन पूरा पेज आप यूज कर सकते हो, नोट 1 2 3 करके. ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे सैलरी का मतलब इतना लिख लिया कि किसी का लिखना बाकी है? किसी का बाकी हो तो हाँ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. लिख लिया? Yes, sir. ओके चलो. तो यहाँ पे सर था कि ये મને ખબર છે શું કરીએ, एग्जाम आई. तो यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है सैलरी इज इक्वल टू, मैं वर्टिकल लिखता हूं, आप एक लाइन के अंदर प्लस प्लस करके लिखना. बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग प्लस फीस प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस सर बस ना ऑल taxable allowance, all taxable allowances plus all taxable monetary benefits. Basic, DA forming part, fees, commission, bonus, all the allowances to the extent taxable and all other monetary benefits to the extent taxable. ये 7 अमाउंट का टोटल. एंड यहाँ पे अगेन 7 का मतलब 7 नहीं होता, क्या लिखा है? ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी अलाउंसेस कौन से जो अभी हमने डिस्कस किया ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस. ओ सर हाँ, उसका जितना टैक्सेबल का अमाउंट आया, उसका जितना टैक्सेबल का अमाउंट आया वो सब यहाँ पे इंक्लूड करना है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड करना है. तो ये 7 आइटम का टोटल, ये 7 आइटम का टोटल उसका ये 7.5, 10, 15, 24, ये 7 आइटम के ये परसेंटेज हमें लेने हैं. मोक्ष पता चला? हर्षिल, दीप, दर्शन,
यस सर। हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ वर्ड है, मैंने लिखा है कमीशन। अब तक हमने जहां जहां पे भी कमीशन था तो वहां पे क्या लिखते थे, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर। इसका मतलब यहाँ पे तो पर मंथ हो, पर एनम हो, सेल्स पे हो, परचेस पे हो, कुछ भी हो, कम नहीं कर, कमीशन, कोई भी कमीशन हो, यहाँ पे सारे कमीशन आ जाएंगे। क्लियर? अगेन, एंड ये सातों आइटम फ्रॉम all employers on a due basis. सर आ खबर ना पड़ी, all employer on a due basis. ऑल एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ, जैसे कैसे फॉर एग्जांपल मैं एमएस यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूं एंड पार्ट टाइम यूविल के अंदर ट्यूशन करता हूं, एंड मुझे जो रहने के लिए जो क्वार्टर दिया ना वो एमएसयू ने दिया, एमएस यूनिवर्सिटी ने मुझे रहने के लिए मकान दिया। तो अब मैं जब ये वैल्यूएशन करूंगा कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री ऑफ एकोमोडेशन, तो ये जो 7 आइटम है ना, बेसिक, डीए, फीस, कमीशन, बोनस, बेसिक एमएसयू प्लस यूविल, डीए, एमएसयू प्लस यूविल, फीस, ये सातों आइटम दोनों एम्प्लॉयर की, ये दोनों एम्प्लॉयर की सातों आइटम का टोटल, एंड उसके फिर 7.5, 10 एंड 15%। पता चला? यस और नो? कोई तो बोलो। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। बट Yes, sir. पता तो चला, पर खत्म नहीं हुआ सर। कई इज्जत जरा इंडिया, मैंने वर्ड क्या लिखा है, रेंट फ्री अनफर्निश। बट सर फर्निश बंगलो आपे तो होता है ना, जो डायरेक्टर लेवल को, मैनेजरियल लेवल को, तो जो घर मकान जो रहने के लिए देते वो तो विथ फर्नीचर होता है। तो विथ फर्नीचर हो तो क्या करने का, ये समरी का चार्ट खत्म, ये समरी का चार्ट खत्म। नाउ गिव अ न्यू टाइटल, नया टाइटल लिखो, वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस या तो फर्निश एकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस वर्टिकली लिखना, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 लाइन के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन के अंदर वैल्यू ऑफ अनफर्निश हाउस, यानी कि अगर आपको फर्निश हाउस की वैल्यू ढूंढनी हो, अगर आपको फर्निश्ड हाउस की वैल्यू ढूंढनी हो तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। एंड अनफर्निश्ड हाउस का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये पूरा, यानी आपका आंसर ये हो सकता है 1, 2, 3, 4 या तो 5। ये 5 में से कोई एक आंसर होगा एग्जाम में, ये 5 में से कोई एक सिचुएशन हो सकता है। तो वो जो एक सिचुएशन है ना 5 में से, जो उसका आंसर यहां पे लिखने का, वो आंसर यहां पे लिखने का, दैट इज अ वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। उसके अंदर ऐड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रैकेट में। अगर फर्नीचर खुद का ओन हो तो एम्प्लॉयर जो
फर्नीचर दे रहा है कि भाई 2 एसी दिए फ्लैट के अंदर एंड दोनों के दोनों एसी एम्प्लॉयर के खुद के है, तो एसी की जो कॉस्ट होगी उसका 10% एंड ऐड एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर। कब? अगर वो हायर किए हो तो, यानी फर्नीचर अगर खुद का है, जैसे कि भाई एसी तो खुद के थे बट जो सोफा सेट दिया ना वो तो फराज खाने वाले से लाके दिए थे। वो लगन में अभी ये लोगों ने सीजन आती थी, एक काम थे ना भाई सोफा सेट आपी दो, तो उसका एक्चुअल हायर चार्जेस लेने का एंड ओन हो तो उसका 10% लेने का। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ फर्निश हाउस। पता चला? वर्ड देखो, वर्ड क्या था? अगर ये सब कुछ यानी कि ये ओन, हायर, गवर्नमेंट, होटल, ये फर्निश, अनफर्निश सब कुछ रहने के लिए फ्री में मिले तो फ्री में ना मिले तो यहाँ पे एक नोट लिखो, यहाँ पे एक नोट लिखो, if any amount paid by employee if any amount paid by employee is reduced from value of house, is reduced from वैल्यू ऑफ हाउस। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे कि एमएस यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ के क्वार्टर है, तो जो स्टाफ के क्वार्टर होते हैं ना, स्टाफ को रहने के लिए है एमएस यूनिवर्सिटी के खुद के, बट वो फ्री में नहीं देते। महीने का 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए रेंट। अब एक्चुअली मार्केट में लेने जाओ तो 10-15 हजार का है, बट वो 500 रुपए लेती है। ओके, तो जो अभी हमारा आंसर आया ना फर्निश का कि अनफर्निश का, जो भी हमारा आंसर आया फर्निश का तो अनफर्निश का, उसमें से 500 पर मंथ यानी कि 6000 माइनस करके छोड़, यानी जो भी हमारा फ्री का जो बेनिफिट है, फ्री के बेनिफिट में से अगर हमने कुछ पे किया है वो माइनस कर देंगे। सर हाँ बोल सर, रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू ऑफ हाउस की वैल्यू फ्रॉम हाउस। वैल्यू ऑफ हाउस એટલે આપણે જે પરક્વિઝિટ નું વેલ્યુએશન કર્યું ને, એક મિનિટ બતાવી દો। ये जो आंसर आया, अगर मान लो फर्नीचर है तो ये आंसर आया, फाइनल आंसर। यस सर। एंड अगर अनफर्निश्ड है तो ये 5 आंसर आए, 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या तो 5। अनफर्निश्ड में ये 5 में से कोई एक आंसर होगा, फर्नीचर में तो एक ही आंसर होगा। तो ये जो 6 आंसर आए, ये जो 6 आंसर आए उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देना। कौन सा? एम्प्लॉय अगर कुछ भी पे करता है तो। सर पत्यु, हाँ पत्यु સર हाँ લાસ્ટ વાળી સ્ક્રીન કરો ને, થોડું લખવાનું રહી ગયું છે, 1-2 લાઈન। तू छे? मैं છું। हाँ सर, ये मम्मी जम्मा बोलाई थी ने એટલે છેલ્લો જ કોડિયો હતો। બાકી છે ले એના
સ્ટેપ જ લઈ લેવાય ને તે આવું લખવાની મહેનત કરાવી જોઈએ થઈ ગયું સર. भाई गए वेरी गुड चलो अब किसी को कोई डाउट अगेन मैं बता दूं आज का लेक्चर का पर्पस ना कि कोई एग्जांपल सॉल्व करना था ना कोई टॉपिक मुझे कंप्लीट करना था वो आराम से स्मूथली हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं वापस माइंड वेल ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया बट हाँ जब मैं ऑफिशियली ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीजें आपके बोर्ड पे होती है उसके बाद मैं पैम्पलेट रेफर करता हूँ उसके बाद मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इस बार पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने जानबूझ कर आज का सेशन लिया कि चलो ये सारी चीजें जिस तरह से मैं ऑफलाइन क्योंकि अब और ये जितने भी पॉइंट हमने आज डिस्कस किया ना एज ए समरी चार्ट क्योंकि अब आपके पास लीव सैलरी ग्रेजुएटी पेंशन HRA ऑल अदर अलाउंसेस ऑल परक्विजिट सब आपके पास समरी रेडी है यानी पूरा चैप्टर इतना बड़ा आपका जो 15-20 पेज की जो थियरी है उसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनेशन के अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी समरी आपको जरूरत थी वो हमने हार्डली 3 या 5 पेज के अंदर तो खत्म कर दिया यानी 5 पेजेस के अंदर पूरा यूनिट आ गया चैप्टर नहीं पूरा यूनिट आ गया आपका यानी एग्जाम के अगले दिन अगर ये 5 पेजेस अगर आप रेफर करके जाओगे आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सर सकते पर MCQs में कैसे पूछे गए? बस अभी मैंने जो एक जो है आज मैंने अभी जो है चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस दिया बस एक एग्जाम्पल इतना मिला इतना एग्जाम्पशन टैक्सेबल कितना या तो एग्जाम्पशन कितना सिर्फ लीव सैलरी सिर्फ ग्रेजुएटी सिर्फ पेंशन सिर्फ HRA सिर्फ एकोमोडेशन या तो फॉर बस ये सारे क्वेश्चन हो गए ओके पता चला एंड तो सर 12-15 मार्क में क्या आएगा 12-15 मार्क के अंदर ये सब कुछ एक ही सब में आएगा ओ सॉरी वो भी आवश्यक हाँ ये भी आवश्यक क्लियर चलो ये वीक के अंदर ये 2-3 दिन के अंदर आपको ऑफिशियली MCQ के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे MCQ के जैसे ही मटेरियल मिल जाएंगे आप उसके ऊपर वर्क करना क्योंकि इस बार इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि वो हम यहाँ पे सॉल्व करें या डिस्कस करें क्योंकि हाँ यूनिवर्सिटी ने बस आज बोला कि चलो अगले वीक एग्जाम है अब ये वाली नौबत आ गई हाँ तो सिलेबस आपका स्मूथली आपके पास शेड्यूल ऑलरेडी मेरे सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड कंप्लीट यानी ऑफिशियली सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन अ टाइम फ्रेम हाँ इस बार चेंज क्या हुआ है कंपेयर टू वो बाकी सारे सब्जेक्ट ये इस बार हमने यूनिवर्सिटी पेपर सेट के एग्जाम्पल कवर नहीं किए नॉर्मली ये एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क में देते थे और मैंने तो होमवर्क देना ही बंद कर दिया मैं क्लास वर्क के अंदर ही सॉल्व करवाता था बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे होमवर्क दूं यानी मैंने जानबूझ के वो एग्जाम्पल को टच नहीं किया इट डज नॉट मीन कि वो हमने स्किप कर दी एंड सेमेस्टर से पहले ये मेरा ऑफिशियल स्टाइल ही ऐसा हुआ करता था कि नॉर्मली मैं कभी भी यूनिवर्सिटी पेपर सेट के एग्जाम्पल मैं रेगुलर क्लास के अंदर में नहीं पढ़ाता मेरा क्या होता है क्लास वर्क के एग्जाम्पल चैप्टर ओवर नो होमवर्क चैप्टर ओवर ओके अब मिड सेमेस्टर से पहले चलो ओपन द यूनिवर्सिटी पेपर सेट उस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते थे बट इस बार तो हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम होगा नहीं होगा होगा तो कैसे इसलिए हमने वो चांस नहीं लिया एंड यूनिवर्सिटी पेपर सेट हमने पहले ही कवर कर दिया बट अब एकेडमिक ईयर स्मूथली जा रहा है एंड सेम होने ही वाला है तो एट दैट टाइम ये सारे यूनिवर्सिटी पेपर के एग्जाम्पल हम वापस डिस्कस करेंगे क्योंकि नहीं करोगे तो ये भूल ही जाओगे कंफर्म भूल जाओगे जब तक यानी ऐसा नहीं कि वापस रिपीट करना ना है वो नोट वापस रिपीट करना ना हाँ लिख ले अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई is reduced from या तो is minus from or it is deducted from value of house clear अभी भी अपना व्हाट्सएप या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है